डॉक्टर भगवान होते हैं, ये चीज़ हमारे पूर्वज कहते थे और यही चीज़ उनके साथ ही चली गई। क्योंकि आजकल के डॉक्टर्स, आजकल के हॉस्पिटल्स एक फ्रॉड बनाने की मशीन है, एक स्कैम है, टोटल स्कैम। और ये स्कैम रिसेंटली मेरे साथ ही हो गया है और इसके बारे में मैंने सोचा कि आप लोगों को एक थोड़ी सी डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दूं ताकि आप लोग इस स्कैम से बच सको या तो अपना खर्चा थोड़ा कम कर सकें। रिसेंटली मेरे एक रिलेटिव को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा क्योंकि वो एक प्री प्लान सर्जरी थी। तो डॉक्टर ने कहा इसका एस्टिमेट आएगा आपको 2.5 लाख रुपए का, यानी कि 2.5 लाख रुपीज़। एंड साथ ही में हमने दूसरे हॉस्पिटल्स में बात की। दूसरे हॉस्पिटल में किसी में कहा 3 लाख रुपया, किसी में 3.5, किसी में 4। और एक वेल नोन रिनाउंड हॉस्पिटल जिसका नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, इस हॉस्पिटल ने कहा कि आपको लगेगा सिर्फ 2.5 लाख रुपए। मुझे लगा यार इतना अच्छा हॉस्पिटल सिर्फ 2.5 लाख रुपीज़ ले रहा है, बहुत अच्छी बात है यार। एंड मैंने अपने काफ़ी सारे वीडियोस में ये भी बताया है कि आप लोगों को मेडिक्लेम लेना चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो मैंने भी मेडिक्लेम इंश्योरेंस लिया हुआ। वहाँ पर मैंने बताया कि भाई मेरा मेडिक्लेम है एंड मैं ये मेडिक्लेम में क्लेम करूँगा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप कैशलेस ले सकते। अब फाइनली आ गया वो दिन जब एडमिट होना था। एडमिट के दिन मैंने सारे फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें भर दी। उन्होंने मुझसे मेडिक्लेम का पूरा डॉक्यूमेंट भी लिया जिसमें लिखा हुआ था कि 5 लाख की पॉलिसी। अब 5 लाख की पॉलिसी, इसमें काफ़ी अच्छी सर्जरीज हो जाती। अब जबकि ये हॉस्पिटल ने 2.5 लाख का एस्टिमेट दिया था, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2.5 लाख के सामने 3 लाख होगा। मैंने ये सोचा, एडमिट हो गया पेशेंट एडमिट होने के बाद नेक्स्ट दिन उसकी सर्जरी हुई। सर्जरी अच्छे से कंप्लीट हो गई। अब एस्टिमेट में कहा गया था कि 3 दिन आपको आईसीयू में रखना पड़ेगा और 4 दिन आपको आपने जो भी बेड सिलेक्ट किया गया है उसमें रखना पड़ेगा। तो बेड हमारा सिलेक्शन था ट्विन शेयरिंग का। अब ट्विन शेयरिंग का क्यों? क्योंकि 5 लाख की मेरी पॉलिसी है। मैक्सिमम रूम रेंट जो होना चाहिए दैट शुड नॉट एक्सीड 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड। ये आपको हर बार ध्यान देना है। अगर आप सम इंश्योर्ड का 1% से ज्यादा रूम रेंट में रहते हो तो वो पैसा, एडिशनल जो पैसा है वो आपको पे करना पड़ेगा। उसके ऊपर जीएसटी भी आपको पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरी पॉलिसी वैल्यू 5 लाख थी। ट्विन शेयरिंग का कॉस्ट था 3500 पर डे, तो मैंने ट्विन शेयरिंग लिया। जबकि सिंगल रूम डीलक्स अगर मैं लेता तो वो था 6500 प्लस जीएसटी। मैंने सोचा क्यों मैं इसमें पैसा खर्चा करूँ, इसमें नहीं करके मैंने ट्विन शेयरिंग लिया, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो हॉस्पिटल के हिसाब से उसके रूम्स भी काफ़ी अच्छे थे। मैंने ट्विन शेयरिंग लिया, 3 दिन आईसीयू लिया। पेशेंट आईसीयू में शिफ्ट हो गया। फर्स्ट डे हुआ आईसीयू का, सेकंड डे हुआ आईसीयू का। अब पेशेंट के मुंह से वेंटिलेटर भी निकाल दिया गया क्योंकि क्रिटिकल सर्जरी थी। क्रिटिकल सर्जरी के लिए वो लोग आईसीयू में रखते हैं, वेंटिलेटर पे लगाते हैं, जिसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए वो कॉस्टिंग, क्योंकि मेरा ऑलरेडी प्लान में कवर था, तो मुझे वो कॉस्टिंग का डर बिल्कुल नहीं था। थर्ड डे पेशेंट को वेंटिलेटर से निकाल भी दिया गया एंड वो अच्छे से खाना भी खा रहे। लेकिन थर्ड डे की एंड पे डॉक्टर को मैं पूछता हूँ कि भाई और कितने दिन करेंगे इनको? 4th डे ऑटोमेटिकली आपको शिफ्ट करना चाहिए क्योंकि 3 दिन मेरा आईसीयू भी खत्म हो गए। डॉक्टर बोलता है कि इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है तो इनको और 2-3 दिन रखना पड़ेगा। मैं उनको पूछता हूँ यार वेंटिलेटर निकाल दिया है, कंडीशन स्टेबल लग रही है, सारी चीज़ें वो खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आप क्यों बोल रहे हो क्रिटिकल है? तो बोलता है नहीं, अभी भी इनका प्लेटलेट इंप्रूव नहीं हुआ। तो मैंने बोला यार प्लेटलेट तो जब भी अगर सर्जरी होती है तो प्लेटलेट तो कम होगा, व्हाइट ब्लड सेल्स तो बढ़ेंगे, प्लेटलेट कम होगा, ये तो मुझे पता था। डॉक्टर बोलता है कि ये एक पॉइंट है, ब्लड प्रेशर लो है, तो इसके लिए हमें एडिशनल एक दवाई भी लगानी पड़ेगी। अब वो दवाई के लिए उसने फर्स्ट डे ऑफ द सर्जरी के बाद ही मुझे बोल दिया भाई ये दवाई 8000 रुपए की, ये आपको लगानी पड़ेगी। तो मुझे लगा यार एक ही लगाएंगे तो मैं साइन कर देता हूँ, कोई बात नहीं, मेरा मेडिक्लेम में कवर हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि ये दवाई मुझे बहुत भारी पड़ेगी। ये दवाई ओवरऑल अगर मैं बताऊं पूरे 7 दिन, 7 नहीं पूरा ये 7 दिन तो इन्होंने बोला 12 दिन हॉस्पिटल में रखा। 12 दिन में ये दवाई 13 बार लगाई गई। 8000 की जगह ये दवाई का कॉस्ट 10,000 था। ओवरऑल ये दवाई का कॉस्ट मुझे 1,30,000 पड़ गया। उसके बाद हम आ जाते हैं मेरे 4th डे ऑफ आईसीयू के ऊपर। 4th डे में मॉर्निंग में पूछता हूँ डॉक्टर से अब क्या है, वो बोलता है नहीं अभी भी क्रिटिकल है। जबकि मैं खुद पेशेंट को देख रहा हूँ वो एकदम सही है, बातचीत कर रहा है, खाना खा रहा है, हंसी मजाक कर रहा है। मेरे को लग नहीं रहा कि ये कंडीशन क्रिटिकल है कहाँ। 4th डे के शाम को मैं मिलता हूँ, ऑल राइट। शाम को ऑलमोस्ट 8-9 के आसपास डॉक्टर बोलते हैं कि भाई इनकी कंडीशन एकदम क्रिटिकल हो गई अभी, क्योंकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उनको एकदम ब्लड प्रेशर लो हो गया। अचानक से ये सारी चीज़ें होती है। जबकि आप मानोगे नहीं, ये पॉइंट जब मैं पेशेंट बाहर आता है मैं उनको पूछता हूँ कि क्या हुआ था आपके साथ, वो मुझे बोलते हैं कि एक मैडम आई, उन्होंने ये पॉइंटर्स देखे, उसके बाद अचानक से मुझे ठंड चढ़ गई, ठंडी हवा आने लगी। जबकि एसी का टेम्परेचर आईसीयू में कंटिन्यूसली कंट्रोल रहता है, लेकिन वो मैडम आने के बाद टेम्परेचर बदल गया, सारी चीज़ें ठंडा होने लगा और ठंडे होने की वजह से उनको सर्दी चढ़ गई। ये हो गया 4th डे, क्योंकि उन्हें वापस वेंटिलेटर पे लगा दिया। अब ये 4th डे पे उन्होंने बोला कि क्रिटिकल है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बीपी डाउन हो गया है, वेंटिलेटर लगा दिया। 4th डे पे वापस लगा दिया। अब मैं एडिशनल डेज पे जा रहा हूँ क्योंकि 3 दिन तो मेरे आईसीयू पैकेज में आ गए। मेरे 4 डेज मेरे अभी तक चालू नहीं हुए क्योंकि वो मेरे रूम के हैं। आईसीयू का डे मेरे पैकेज के बाहर है। यहाँ पे ये हॉस्पिटल ने मुझे बिल्कुल नहीं बताया कि आईसीयू का खर्चा क्या होगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैं खुद गया एस्टीमेट वाले के पास में गया, उनको पूछा कि और कितना खर्चा होगा, आप मुझे एस्टीमेट तो दो। उन्होंने बोला कि भाई आपका ये एडिशनल और खर्चा होगा, 3 दिन आईसीयू का और होगा, प्लस मेडिसिन ये सब मिला के आपका 1 लाख रुपया और होगा। तो मेरा रिवाइज्ड एस्टीमेट, अब आप समझो, फर्स्ट एस्टीमेट 2,50,000 का था, नेक्स्ट एस्टीमेट 3,65,000 का हो गया। बिल कितना आएगा ना, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, आपको समझना पड़ेगा। बिल कितना आएगा ना, एंड में आप शॉक हो जाओगे क्या बिल था मेरा। ये हो गया मेरा एस्टीमेट भी ले लिया मैंने 6 दिन के आईसीयू का।
अब मैं 4th डे वेंटिलेटर पे रखा, 5th डे वेंटिलेटर पे रखा, कंडीशन इंप्रूव हो रही है, लेकिन वेंटिलेटर हटा नहीं रहे, क्योंकि इनको असली पैसा कहाँ से आता है? वेंटिलेटर से। वेंटिलेटर जब तक नहीं निकालते ना, तब तक पेशेंट बोल नहीं पाता है, कुछ खा नहीं पाता है, उसकी कंडीशन खराब ही रहती। फाइनली 6th डे, 3 दिन एडिशनल, 6th डे वो लोग ने आफ्टरनून में वेंटिलेटर निकाला। उसके बाद पेशेंट धीरे धीरे बोलने लगा। 7th डे भी रखा। 7th डे जब मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप यहाँ से अभी शिफ्ट कर दूँ उनको नॉर्मल में, नहीं शिफ्ट करे, बोलते कि नहीं अभी कंडीशन क्रिटिकल है। बोला चलो ठीक है, 7th डे भी मान लिया। 8th डे मॉर्निंग में भी शिफ्ट नहीं करते, 2 दिन और एक्स्ट्रा हो गया। 9th डे वो शिफ्ट कर रहे हैं उनको आईसीयू से नॉर्मल रूम में, यानी कि उन्हें देखा जाए तो उन्हें 3rd डे के बाद 4th डे पे आईसीयू से शिफ्ट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 4th डे पे नहीं किया, उनको 4th, 5th, 6th, 7th 4 दिन एक्स्ट्रा रखा आईसीयू में, एंड लास्ट फाइनली 8th डे उन्हें आईसीयू से शिफ्ट किया। 4 दिन एक्स्ट्रा रखा आईसीयू में। ओवरऑल 3 दिन आईसीयू का मेरा पैकेज में कवर्ड है, लेकिन एडिशनल जो 4 डे है वो मेरे आईसीयू में कवर्ड नहीं। ये पूरे 4 दिन जो मेरे कवर्ड नहीं है, उसके ऊपर हॉस्पिटल वालों ने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि आपका बिलिंग ये हो रहा है, एक बार भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा मेडिक्लेम का अमाउंट 5 लाख रुपया था और मेरा एस्टिमेट 3.5 लाख था। उनको चाहिए थे अब पैसे कहाँ से आएंगे? यही सारी चीज़ों से आएंगे। वो लोगों ने एक जो दवाई मैंने बताई 10,000 रुपीज़ की, वो एकदम छोटी सी दवाई है जो जाती है सिर्फ 100 ml है, 10 ml पर आर के हिसाब से जाती है। तो आप समझो कैलकुलेशन अगर मैं बिठाता हूँ तो 240 ml जाएगी एक दिन में, उस हिसाब से एक दिन में 2.4 बॉटल्स ही जाएगी। वो लोग 4-4 बॉटल कैसे लगा रहे हैं, मेरे को ये नहीं समझ में आया। सबसे पहला पॉइंट मेरा यहीं पे था कि 4 बॉटल कैसे लगाए, तो बोलते हैं नहीं भाई पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है तो इसलिए 2 बॉटल लगा दे। मतलब क्या पागल है क्या? पेशेंट इतना ज्यादा भी बीमार नहीं है कि तुम लोग इतना ज्यादा लगा रहे हो। एक नहीं 2 दिन वो लोगों ने सेम चीज की, 4-4 बॉटल लगाई। मेरे को ये समझ में नहीं आया भाई आप लोग क्या कर रहे हो? 80,000 रुपए आपने बॉटल पे लगा दिए, जबकि सेम बॉटल बाहर फार्मेसी पे सिर्फ 4,500 रुपए की। 4,500 और 10,000, आप समझ लो 5,500 रुपए टोटल, 13 बॉटल, 70,000 रुपीज, ऑलमोस्ट 60-70,000 रुपीज का कॉस्ट तो यहीं आ गया। छोटे छोटे इंजेक्शन जो बार बार वो लोग कॉस्टिंग में लगाए जा रहे थे। एक स्ट्रिप 290 रुपए में अंदर 10-12 स्ट्रिप्स आती है, वो लोग एक नहीं 4-4 पैकेट लगा रहे हैं, जबकि यूज सिर्फ गिन के 4 हुई होगी, एक पैकेट पूरा यूज नहीं होगा। उन्होंने वो तक जोड़ दिया। ओवरऑल कंज्यूमेबल, मेडिसिन, ये सारी चीजें जोड़ दी। अब 4 दिन उन्होंने वापस, जो 4 दिन मेरे पैकेज में थे ना, वो 4 दिन उन्होंने पैकेज में रखा उनको वहीं पे 5th डे उनको छोड़ने के लिए। यानी कि ओवरऑल अब कितना हो गया मेरा? 3 दिन आईसीयू, 4 डेज मेरे नॉर्मल पैकेज के, तो टोटल 7 दिन, 4 दिन आईसीयू का और बढ़ाया, यानी कि 11 दिन। एक दिन और रखा उन्होंने स्टार्टिंग में सर्जरी के पहले। ओवरऑल 12 दिन उन्होंने रखा। बिल, अब मेरा बिल के ऊपर आता है। बिल कितना होगा गेस करते चलो। 2.5 लाख का एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट 3.5 लाख का, कितना होगा बिल? बिल आया है 7 लाख रुपए का। 2.5 से 7 लाख, 3 टाइम्स बिल का कॉस्ट बढ़ा है, 3 टाइम्स। यानी कि वो लोग मुझे क्या बोलते हैं, 5 लाख का आपका ये तो यूज हो गया, 20,000 नेटवर्क हॉस्पिटल डिस्काउंट भी मिला आपको, 1,51,000 पे करो। मतलब क्या पागल हो गया क्या? वेंटिलेटर का एक कॉस्ट हटाया मैंने क्योंकि एक्स्ट्रा लगा दिया गया था, ये स्टेप ये वो, कंसल्टेशन तो पता नहीं, एक डॉक्टर को छोड़ के 4-4 लोग कंसल्ट कर रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, यानी कि कुछ भी। इतना लूट मचाई रखी है वो लोगों ने कि 2.5 लाख के बिल के सामने 7 लाख रुपए का बिल किया। मैंने उनको बोला भाई मैं पैसे नहीं दूंगा, 5 लाख की पॉलिसी हो गई, पैसे नहीं दूंगा। मैंने लोकल जो एमएलएज होते हैं, लोकल कॉर्पोरेटर्स होते हैं, उनसे बात की। मैंने उनको पूछा भाई इतना बड़ा बिल हो गया यार, कुछ तो आप लोग बोलो, बात करो। वो लोग बोलते हैं कि भाई आप हाथ खड़े कर दो, बोलो कि मैं पैसा नहीं दूंगा, मेरे पास पैसे है ही नहीं, आपको रखना है पेशेंट को रख लो। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है पेशेंट को कैसे रख लूँ, मेरा रिलेटिव है, कैसे रख सकता हूँ मैं, बहुत सोचा मैंने। फिर मैंने ध्यान लगाया कि यार मेरे पास है ना नो क्लेम बोनस पड़ा है मेरे पॉलिसी का, जो मैंने क्लेम नहीं किया था पिछले साल, तो 1,25,000, दैट इज 25% ऑफ द ओरिजिनल सम इंश्योर्ड, वो भी पड़ा है। उसको मैंने क्लेम करने के लिए कंटिन्यूस बेसिस पे मेडिक्लेम वालों को फोन किया, मेरे एजेंट को फोन किया, उनको बोला कि मेरे को ये क्लेम बोनस भी चाहिए। एक पॉइंट यहाँ पर आता है मेडिक्लेम इंश्योरेंस वालों का, जो भी मैं आपको बताऊंगा कि मेडिक्लेम इंश्योरेंस वालों ने क्या किया पता है, ऑलमोस्ट 7 लाख का बिल आया। वो लोग बोलते हैं 6 लाख हमने अप्रूव किया है, लेकिन आपकी पॉलिसी 5 लाख की है, आपको 5 लाख का क्लेम अप्रूव हो जाएगा बस। मतलब साले 1,25,000 जो मेरा मेडिक्लेम नो क्लेम बोनस पड़ा है उसको कौन यूज करेगा? अगले दिन मॉर्निंग में मैं गया वहां पर, मैंने उनको बोला कि नो क्लेम बोनस जो मेरा पड़ा है 1 लाख का, वो उसको यूज कर लो। मेरे को बोलते एक लेटर लिख के दो। मैं बोला ठीक है। लेटर लिखने से पहले मेरे पास एक हमारे जान पहचान के दोस्त है, वो आए, उन्होंने बातचीत की। मैंने लेटर नहीं दिया, मैंने सोचा कि वो लेटर के बगैर मैं कोशिश करूंगा 1.5 लाख को कम कराने की, लेकिन उन्होंने क्या किया, 1 लाख की जगह पूरा का पूरा 1,25,000 मेरा नो क्लेम बोनस पूरा यूटिलाइज कर दिया। 6,25,000 रुपया उन्होंने पूरा यूटिलाइज कर दिया। अब मुझे बोलते 31,000 और पे करो। मतलब भाई इतना क्या पागल हो गए हो तुम लोग? मैं इतनी सारी चीजें जो मेरे वैल्यूएबल में नहीं आई, कंज्यूमेबल्स, मेडिसिन तो 2 लाख रुपए की, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है 2 लाख रुपए की मेडिसिन का है। कंज्यूमेबल्स लगाए वो लोग ने जिसमें अनाब शनाब, ये बेल्ट का कॉस्ट, वो टॉवेल का कॉस्ट, इसका कॉस्ट, उसका कॉस्ट, समझ में ना आए। ब्रेकअप जानबूझ करके उन्होंने उनके ऑडिट के लिए सारा पेपर ट्रेल रखा है। मैंने कोशिश की एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हर एक चीज का एक बैकड्रॉप देख सकता हूँ। एक लेमैन क्या करेगा, बैकड्रॉप देखने की कोशिश करेगा कि इसमें खर्चा कहाँ का हुआ है। थोड़े दिमाग वाले लोग होंगे, या तो यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो अक्सर मात खा जाते हैं। यहाँ पे कैसा दिमाग चाहिए पता है आपको? ऐसा दिमाग चाहिए कि भाई इतना चीज का इतना कैसे कॉस्ट हो सकता है, मैं नहीं दूंगा, ये तो मैं नहीं दूंगा। यहाँ पे असली लेमैन नहीं चाहिए, एक स्ट्रीट स्मार्ट जो वर्ड एक है उसको यूज करने वाला इंसान चाहिए कि ये चीज इतने में ही आनी चाहिए, ये चीज का कॉस्ट इतना ज्यादा क्यों है, यहाँ पे ये कम होना चाहिए। अगर आप में वो नहीं है तो आपको हर एक इंसान लूटेगा।
तो इसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा ये सारी चीजों को कवर अप करने के लिए। आप कहाँ कहाँ कॉस्टिंग कम कर सकते हो, आप मेडिसिन में कम कर सकते हो, कंसल्टेंट का कॉस्ट जो आपके डॉक्टर नहीं है, मेन डॉक्टर, उसके अलावा कोई आया है वहां पे आप कम कर सकते हो कॉस्ट, कंज्यूमेबल्स में कम कर सकते हो, प्रोसीजर्स कितने सारे किए होंगे उसमें कम कर सकते हो। ओवरऑल हमारे थोड़े दिन पहले ही एक और दोस्त आया था जिसने ऑलमोस्ट 40,000 रुपए का बिल कम करवाया था। उसके एक महीने पहले एक बंदे ने 1 लाख रुपए का बिल कम करवाया था। 4 लाख रुपए का बिल था, उसने 3 लाख रुपए दिए, 1 लाख रुपए यानी 25% कम करवाया। मेरे पास तो बोनस पड़ा था और ये सारी चीज थी, तो उन्होंने क्या किया, मेरी बात में सुनी नहीं और पूरा का पूरा बिल उड़ा दिया। भाई वो किसी की नहीं सुनते ये हॉस्पिटल वाले। ये हॉस्पिटल के ऊपर पहले कोविड के टाइम पे 4 साल पहले भी ऐसा ही एक केस हो चुका है, जहां पर उन्होंने एक मरी हुई औरत जो मर चुकी है, रात को उनके रिलेटिव को बोल दिया कि भाई ये मर गई, आप दोस्त अपने घर वालों को बुला लो। नहीं, ये कहकर निकाला गया था कि तुम्हारा पेशेंट खत्म हो चुका है और अपने रिलेटिव को बुला लो, रिलेटिव्स को और बुला लो। अगले दिन मॉर्निंग में बोलते हैं कि भाई आपको अभी भी होप है, वेंटिलेटर पे रख दिया उनको और बोलते होप है अभी भी। आज मॉर्निंग में इनको बोलते हैं कि नहीं तुम्हारा पेशेंट अभी तक उसका थोड़ा रिकवर हो रहा है, मतलब कल पेशेंट मर गया और आज वापस पेशेंट रिकवर हो रहा है। अब आप देखो फिर MNS वाले कार्यकर्ता आए, उन्होंने देखा, तब जाके कुछ सिचुएशन में आई और वो लोग बोलते MNS वाले जैसे ही कहना बोलते अब ये मर गई। यहाँ से मैं 12:15 12:30 मतलब समझो ना 1 बजे मैं यहाँ से निकली होगी और मैं अभी तक फ्लाईओवर के पास पहुँची थी कि उसके हस्बैंड का मुझे कॉल आया कि मैडम बोला वो लोग ने बोला है कि पेशेंट खत्म हो गया। मतलब भाई ये क्या फ्रॉड है यार, क्या फ्रॉड है। ICU का बिल बढ़ाने के लिए उन्होंने ये सारी हरकतें की। सेम वे जिस दिन हमारे रिलेटिव की सर्जरी हुई उसी दिन मॉर्निंग में एक दूसरे इंसान की भी सर्जरी हुई थी, उनका बिल एग्जैक्टली उनका जो प्रोसीजर था एग्जैक्टली सिमिलर। वेंटिलेशन पे उनको 2 दिन एक्स्ट्रा रखा। मेडिक्लेम वालों ने पहले प्री अप्रूव किया, जब लोन का उनको बिल दिया गया 9.5 लाख रुपए का, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बोलते हैं 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, रिजेक्ट कर दिया। बोलते हैं आपके पेशेंट को पहले से कोई ऐसी बीमारी थी, हमें उसका एक प्रूफ मिला है। वो बंदा बोलता है प्रूफ बताओ, बोलते हैं हम आप रीइंबर्समेंट में आओ तब प्रूफ बताएंगे। मतलब यार ये क्या बात हुई। इंसान इतनी मेहनत करके मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम भरता है, वो सोचता है कि ये पैसा उसको जब बुरी दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत आएगी फैमिली के रिगार्डिंग, तब वो यूज हो, और तब जाके मेडिक्लेम वाले से उसका बिल 12.5 लाख हुआ। उसने बोला कि भाई हॉस्पिटल वाले से रिक्वेस्ट की कि भाई मैं पहले प्री अप्रूव था तो प्री अप्रूव के हिसाब से आप मुझे बिल दो। हॉस्पिटल वालों ने उसका बिल सेम प्रोसीजर सब कुछ सेम, डिस्चार्ज भी सिमिलर, 1 दिन ICU में एक्स्ट्रा रखा, 2 दिन एक्स्ट्रा रखा ICU में, मेरा 7 लाख का बिल, उसका 9.5 लाख का बिल। ये सर्जरी का कॉस्ट अगर मैं बोलता हूँ गुजरात में, हमने बात की थी अहमदाबाद में, वहां पे 3 लाख रुपए का कॉस्ट है, जबकि यहाँ पे मुंबई में बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं, कोकिलाबेन, नानावटी ऐसे हॉस्पिटल भी नहीं भाई, नॉर्मल है। मेरे एरिया में ये हॉस्पिटल है, अच्छा है, लोग दूर दूर से आते हैं क्योंकि यही एक हॉस्पिटल है जो दूर दूर वालों को भी एक दे पाता है अच्छी फैसिलिटी। लेकिन फैसिलिटी का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप लूट लो। मैंने उसके ऊपर का 31,000 रुपीज नहीं दिया, मैंने और भी चीजों का पैसा नहीं दिया, सिर्फ मेडिक्लेम का सारा पैसा मेरा चला गया। एज ऑफ नाउ तो मेरा मेडिक्लेम का रिस्टोरेशन पॉलिसी थी, रिस्टोरेशन पॉलिसी की वजह से वापस 5 लाख रुपए रिस्टोर हो गया, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है। और मेरा एक कॉन्टैक्ट भी था डिपार्टमेंट में ऑफ मेडिक्लेम इटसेल्फ, तो इस वजह से मैं थोड़ा बच गया, मेरा प्रोसीजर फास्ट हो गया। ये मेडिक्लेम कंपनी का नाम है स्टार हेल्थ, जिन्होंने मुझे सर्विस काफी अच्छी दी। कैशलेस का पॉलिसी भी अच्छी तरह से यूज हुआ, मुझे 1 रुपया देना नहीं पड़ा। लेकिन जो पहले मैंने MRI कराया, उसके पोस्ट में जो कराऊंगा खर्चा, वो सब मेरा कॉस्ट हो गया। ऑलमोस्ट 50,000 रुपए का कॉस्ट आएगा मेरे को। ये पूरे फ्रॉड में जिसने ये किया है, और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इसकी बहुत सारी मल्टीपल चेन्स है ऑल ओवर इंडिया, एंड ये फ्रॉड कंटिन्यूस बेसिस पे करता है। हॉस्पिटल का नाम है वोकार्ड हॉस्पिटल्स। इसके फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स अगर मैं देखता हूं तो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि जब आप लूटोगे लोगों को तो बढ़ेंगे ही ना यार, वो तो बढ़ना ही है। मुझे ऐसा लगता है एज अ लेमैन, मेरा प्रिस्क्रिप्टिव ये है कि भाई मुझसे पैसे ज्यादा लिए गए। जहां पे जो सर्जरी हो सकती थी 4 लाख रुपए में, 3 लाख रुपए में, 3.5 लाख, 4 लाख में, सब लोगों ने कोटेशन दिया था, वहां पे ये सर्जरी 7 लाख रुपए में क्यों? मैं उनको पूछता हूं तो बोलते ये बढ़ गया, हमें लगता है कोई इन्फेक्शन हुआ था। इन्फेक्शन जबकि नेगेटिव रिपोर्ट, सब कुछ नेगेटिव। वो बोलते हैं अपनी मर्जी से ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे काफी मेरे जैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं वो तक बेवकूफ बन सकते हैं, तो जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता वो लोग इन्हें कितना लूट। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको आपका हॉस्पिटल बहुत अच्छे से चूज करना चाहिए। कौन सा डॉक्टर अच्छा है आप उसको जानते हो, उसी से राय लो, किसी से भी राय मत लो, बिल्कुल मत लो। फर्स्ट हॉस्पिटल को चूज करो जो ये चीजों में नहीं, लूटता नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, फैसिलिटीज बराबर होनी चाहिए उसकी। फैसिलिटी अगर बराबर नहीं है तो आपका पेशेंट को बहुत क्रिटिकल बीमारी हो सकती है, या तो बहुत क्रिटिकल चीजें हो सकती है। तो ये सेकंड पॉइंट है मेरा। थर्ड पॉइंट, उनसे डेली बेसिस पे बिल ले लो, या तो बिल कितना हो रहा है ये जान लो। ये चीज वो आपको नहीं बताएंगे, यानी कि वो आपको लूट रहे, कंटिन्यूस बेसिस पे लूट रहे। एंड फाइनली फोर्थ पॉइंट, आपका पेशेंट ठीक होना चाहिए, दैट इज वेरी मेजर पॉइंट। बाद में हॉस्पिटल अगर थोड़ा नॉर्मल भी हुआ, डॉक्टर सही होना चाहिए, कंडीशन सही होनी चाहिए, एंड हो सके तो मेडिक्लेम लेना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-4 कंपनी है जो मेडिक्लेम के अंदर इंपॉर्टेंट है। ये फाइनली मैं आपको वीडियो को कंक्लूड करते हुए बता देता हूँ, जिसमें मेडिक्लेम कैशलेस अच्छी तरह से अप्रूव होता है, क्वेरी रिजॉल्व रेट भी बहुत अच्छा है। अब ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं जनरली आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या अच्छा है। एक HDFC अर्गो अच्छा है, दूसरा स्टार हेल्थ अच्छा है। अब स्टार हेल्थ में बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा पॉलिसीज है, तो उसका क्लेम प्रोसेसिंग थोड़ा स्लो है।
लेकिन अगर आपकी कोई पहचान है, कोई ध्यान पहचान का है, तो आप करोगे, आपका एजेंट अच्छा होना चाहिए तो अप्रूवल हो जाएगा। थर्ड केयर वाला है। एंड फोर्थ आईसीआईसी में बोलना चाहता था लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो केस बंदे का मैंने सुना, इसने 9.5 लाख का बिल भरना पड़ा उसे, उसने भी कम कराया, उसने ऑलमोस्ट 8-8.5 लाख भरा, उतना भी उसने जो भरा उसके हाथ से रीइंबर्समेंट उसको मिलेगा, क्यों? आईसीआईसी ने पहले अप्रूवल क्यों किया? तो यहाँ पे मैं 4th पॉइंट कट करूंगा इसके अंदर। तो 3 कंपनीज में ले सकता हूँ, वो एक एचडीएफसी अर्गो, सेकंड स्टार हेल्थ दे सकता हूँ और थर्ड केयर ले सकता हूँ, क्योंकि इसके बारे में मैंने काफी सुना है, इसका क्लेम अप्रूवल प्रोसेस काफी फास्ट है। तो ये वीडियो जितना ज्यादा हो सके सबके साथ शेयर करो एंड ये स्कैम से बचो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे पहले इसे शेयर करो। थैंक यू।